सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है। इसके आगे सब हम पढ़ेंगे। दिल्ली में कुतुब मीनार के पार्श्व में स्थित लौह स्तंभ पर किन्हीं सम्राट चंद्र की विजय प्रशस्ति उत्कीर्ण है। चंद्र की पहचान प्राचीन भारत के विभिन्न सम्राटों से की जाती रही है। देखिए चंद्र, किंतु प्रायः विद्वान उनकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से करते हैं। यदि इस सिद्धांत को सही मान जाए तो कहना न होगा कि द्वितीय चंद्रगुप्त ने वंग प्रदेश में संगठित रूप से आए हुए शत्रुओं को पराजित किया एवं युद्ध द्वारा सिंधु के 7 मुखों को पार कर वानहीनों को जीता। वंग को पहचान साधारणतया पूर्वी बंगाल तथा वानहीक की बल्ख बैक्ट्रिया से की जाती है। यद्यपि कुछ आश्चर्य नहीं जो वानहीनों की निवास पश्चिमी पाकिस्तान में ही कहीं रहा हो। सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ चंद्र के अभिज्ञान को मानने में कठिनाइयां भी हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना राज्य पिता द्वारा उत्तराधिकार में प्राप्त किया था, किंतु लौह स्तंभ में चंद्र द्वारा अपने स्वयं अर्जित विस्तृत साम्राज्य का उल्लेख किया है। साम्राज्य चंद्रगुप्त का साम्राज्य सुविस्तृत था। इसमें पूर्व में बंगाल से लेकर उत्तर में संभवतः बल्ख तथा उत्तर पश्चिम में अरब सागर तक के समस्त प्रदेश सम्मिलित थे। इस विस्तृत साम्राज्य को स्थिरता प्रदान करने की दृष्टि से चंद्रगुप्त ने अनेक शक्तिशाली एवं ऐश्वर्योन्मुखी राज परिवारों से विवाह संबंध स्थापित किए। स्वयं उनकी द्वितीय रानी कुबेर नागा नागकुल संभूता थी। कुबेर नागा से उत्पन्न प्रभावती गुप्त वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय को ब्याही थी। नागों एवं वाकाटकों की भौगोलिक स्थिति से सिद्ध है कि उनसे गुप्त साम्राज्य को पर्याप्त बल एवं सहायता मिली होगी। कुंतल प्रदेश के कंदम नरेश शांति बर्मन के ताल गुंड अभिलेख से विदित है कि राजा काकुस्त तस्त बर्मन की पुत्रियां गुप्त एवं अन्य राजाओं को ब्याही गई थी। कुमारी का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय या उनके किसी पुत्र से हुआ होगा। साम्राज्य को शासन की सुविधा के लिए विभिन्न इकाइयों में विभाजित किया गया था। सम्राट स्वयं राज्य का सर्वोच्च अधिकारी था। उनकी सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी। राजा के बाद दूसरा उच्च अधिकारी युवराज होता था। मंत्री परिषद का मुख्य अधिकारी एवं अध्यक्ष था। चंद्रगुप्त द्वितीय के मंत्री शिखर स्वामी थे। इन्हें कर्मदांड अभिलेख में कुमारामात्य भी कहा गया है। इस संबंध में यह ज्ञातव्य है कि गुप्त काल में युवराजों की सहायता के लिए स्वतंत्र परिषद हुआ करती थी। वीरसेन साहब को अन्वय प्राप्त सचिव कहा गया है। ये चंद्रगुप्त के संधि विग्रहिक थे, किंतु सेनाध्यक्ष संभवतः आम्रकार्दव थे। चंद्रगुप्त के समय के शासकीय विभागों के अध्यक्षों में कुमारामात्याधिकरण, बलाधिकरण, रणभांडाधिकरण, दंडपाशाधिकरण, विनयशूर, महाप्रतिहार, तलवर, महादंडनायक, विनय स्थिति स्थापक, भटाश्वपति और उपरिक आदि प्रमुख हैं। शासन की सबसे बड़ी इकाई प्रांत था। प्रांतों के मुख्य अधिकारी उपरिक कहे जाते थे। तीरभुक्ति अधिकरण के महापाल महाराज गोविंद गुप्त थे। उनकी राजधानी वैशाली थी। शासन की प्रांतीय इकाई देश या भुक्ति कहलाती थी। प्रांतों का विभाजन अनेक प्रदेशों या विषयों में हुआ था। वैशाली के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी का विभाग वैशाली अधिष्ठान अधिकरण कहलाता था। नगरों एवं ग्रामों के शासन के लिए अलग परिषद होती थी। ग्राम शासन के लिए ग्रामिक महत्तर एवं भोजक उत्तरदायी होते थे। चंद्रगुप्त की राजधानी पाटलिपुत्र थी, किंतु परवर्ती कुंतल नरेशों के अभिलेखों में उसे पाटलिपुरवराधीश्वर एवं उज्जैनी पूर्वाधीश्वर दोनों कहा है। बहुत संभव है कि शक रुद्र सिंह की पराजय के बाद चंद्रगुप्त ने अपने राज्य की दूसरी राजधानी उज्जैनी बनाई हो। साहित्य ग्रंथों में विक्रमादित्य को भी इन दोनों ही नगरों से संबंध किया गया है। उज्जैनी विजय के बाद ही कभी मालव संबंध विक्रमादित्य के नाम से संबंध होकर विक्रम संबंध नाम से अभिहित होने लगा हो। यह संबंध 58 ईस्वी पूर्व से ही आरंभ हो गया प्रतीत होता है। चंद्रगुप्त के राज्यकाल में चीनी यात्री फाहियान ने भारत का भ्रमण किया था। फाहियान 400 से 411 ईस्वी ने तत्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति तथा व्यवस्था का अत्यंत सजीव उल्लेख किया है। मध्य प्रदेश का वर्णन करते हुए फाहियान ने लिखा है कि लोग राजा की
भूमि जोतते हैं और लगान के रूप में उपज का कुछ अंश राजा को देते हैं और जब चाहते हैं तब उसकी भूमि को छोड़ देते हैं और जहां मन में आता है जाकर रहते हैं। राजा न प्राणदंड देता है और न शारीरिक दंड। अपराध की गुरुता या लघुता को दृष्टि में रखते हुए अर्थदंड दिया जाता है। बार बार राजद्रोह करने वाले अपराधी का दाहिना हाथ काट दिया जाता है। राज्याधिकारियों को नियत वेतन मिलता है। नीच चांडालों के अतिरिक्त ना तो कोई जीव हिंसा करता है, ना मदिरापान करता है, ना लहसुन प्याज खाता है। पाटलिपुत्र में फाहियान ने अशोक के समय के भव्य प्रसाद देखे। वे अत्यंत सुंदर थे और ऐसा लगता था जैसे मानव निर्मित ना हो। पाटलिपुत्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नगर था। लोग धनी और उदार थे, अच्छे धार्मिक कार्य करने में एक दूसरे से स्पर्धा करते थे। देश में चोर डाकुओं का कोई भय नहीं था। चंद्रगुप्त के काल की आर्थिक संपन्नता उसकी प्रचुर स्वर्ण मुद्राओं से पुष्ट होती है। इसके अतिरिक्त उसने रजत एवं ताम्र मुद्राओं का प्रचलन भी किया। रजत एवं ताम्र मुद्राओं का प्रचलन संभवतः स्थानीय था, किंतु उसकी स्वर्ण मुद्राएं सार्वभौम प्रचलन के लिए थी।